गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर चर्चा करेंगे। तो आइए उन पर चर्चा किया जाए और देखते हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और आपके फादर पिता पंडित मोतीलाल नेहरू थे और वो एक प्रख्यात वकील थे। आपके फादर जो है वो कश्मीरी ब्राह्मण थे। कश्मीर से आकर के प्रयागराज में बसे थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते थे। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट संयुक्त प्रांत का हाई कोर्ट था। बहुत बड़ा इसका क्षेत्र था और उसी में आपके फादर वकालत करते थे। माता का नाम स्वरूप रानी था। पत्नी का नाम कमला नेहरू था और आपके दादा जो थे वो दिल्ली में कोतवाल थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिवार पहले से ही काफी संपन्न परिवार था और नेहरू शब्द जो है वो नहर से संबंधित है। अंग्रेजों ने, चूंकि इनका जो घर था कश्मीर में, वहाँ लोग ऐसा कहते हैं कि नहर से संबंधित है और वो नहर से जो है नेहरू हुआ है। आरंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। एक अंग्रेज इनके घर पे आता था और इनको जो है पढ़ाता था। उसके बाद इनकी शिक्षा जो है ब्रिटेन में हुई। हायर स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन, ट्रिनिटी कॉलेज ये भी ब्रिटेन में है, वहां से पढ़े। फिर उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वहां स्नातक हुए और वहां से लॉ की भी डिग्री प्राप्त किए। लॉ की डिग्री वहां से प्राप्त किए और 1912 में भारत वापस आते हैं। मनोविश्लेषणात्मक रूप में अगर देखा जाए तो नेहरू जो है वो अपने पिता के संतान थे और महात्मा गांधी अपनी मां की संतान थे। इसका मतलब ये हुआ कि नेहरू के ऊपर उनके पिता का साया या उनका व्यक्तित्व ज्यादा उनसे मिलता जुलता था। वो अपने पिता से ज्यादा प्रभावित थे और महात्मा गांधी अपनी माता जी से ज्यादा प्रभावित थे। उनके विचार उनके ऊपर आए थे। तो इस तरीके जो पंडित नेहरू थे इनके ऊपर विचार इनके पिताजी के आए थे। वो एक वकील थे और जो लॉ का आदमी होता है वो कानून में ज्यादा विश्वास करता है, पराप्रकृत शक्तियों में उनका विश्वास नहीं होता, तर्क की क्षमता ज्यादा होती है और वही बात पंडित नेहरू में थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। पहली है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और अगली पुस्तक है लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लेटर लिखते थे और उसी का एक बाद में ये पुस्तक बन गई थी। 9 साल तक ये जेल में रहे देश की सेवा के लिए, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और उसमें कई आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इसलिए इनको जो है 9 साल तक जेल में रहना पड़ा था। अब आगे देखते हैं कि 1912 में कांग्रेस का
बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में आपने प्रतिभाग किया था। तो पहली बार ऐसा था जो कांग्रेस के अधिवेशन में ये आपने हिस्सा लिया था। और 1916 में गांधी जी से मुलाकात हुई। 1916 में गांधी जी से मुलाकात हुई और 1916-17 में भारत में एक आंदोलन चल रहा था, होम रूल आंदोलन। इस आंदोलन को चलाने वाली थी आयरिश लेडी, उनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट, जो मद्रास के अडयार से शुरू की थी और उसको जो है उसी में फिर बीजी तिलक जुड़े, वो जो है पूना से शुरू किए थे होम रूल, और वो ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट ये पूरे देश में चलने लगा था। और वो जो है जब पूरे देश में चलने लगा तो इलाहाबाद में प्रतिनिधित्व उससे संबंधित जो जुड़े थे होम रूल से, तो वो जो थे पंडित नेहरू। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उससे पहले जो है रौलट एक्ट आता है। रौलट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में जो सभा बुलाई गई थी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसी के संबंध में जो सभा बुलाई गई थी और उसमें जो घटना हुई थी, तो उससे जो है पंडित नेहरू बहुत द्रवित हुए। उनका मन जो है बहुत दुखी हुआ था इस कांड से। और उसके बाद जो है महात्मा गांधी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। और असहयोग आंदोलन जब शुरू किया जाता है तब गांधी जी ने संयुक्त प्रांत की जिम्मेदारी पंडित नेहरू को दी थी। तो यहां पर आपका एक प्रश्न बनता है कि किस राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित नेहरू ने प्रतिनिधित्व किया था? तो वो आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है और 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है, चौरी चौरा कांड, जिससे गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस के अन्य सारे लीडर जो है वो महात्मा गांधी का विरोध करने लगते हैं। और उसी समय 1922 दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था। और जब गया में अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। CR दास ने किया था और उसमें 2 दल बंटते हैं, एक अपरिवर्तनवादी और एक परिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी CR दास नहीं, अपरिवर्तनवादी में C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये अपरिवर्तनशील थे। ये महात्मा गांधी से बहुत क्लोज थे। और परिवर्तनवादी थे वो थे CR दास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका ये मानना था कि हम लोग जो है जो विधान परिषद का जो चुनाव होगा उसको, उस चुनाव में हम लोग भाग लें और वहां पर केंद्रीय विधानमंडल में जो कानून बनता है हमारे खिलाफ, हम वहीं पर अंग्रेजों का विरोध करेंगे।
और अपरिवर्तनशील वाले कह रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है, हमको चुनाव नहीं लड़ना, हमको केवल असहयोग करना है सरकार का। और देखिए जो यहाँ पर जो परिवर्तनशील वादी गुट था वो उसमें CR दास के साथ मोतीलाल नेहरू भी थे, और मोतीलाल नेहरू के लड़के थे जवाहरलाल नेहरू। जहां परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जहां स्वराज पार्टी 1923 में स्थापित हुई थी, मोतीलाल नेहरू CR दास के साथ थे, महात्मा गांधी के विरोध में थे, वहीं पर पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वो महात्मा गांधी के साथ रहते हैं, वो अपने पिता के साथ नहीं जाते हैं। अब यहीं पर देखा जाए तो पंडित नेहरू के विचार अपने पिताजी के विचार से नहीं मिल रहे थे, और उनके विचार गांधी जी से मिल रहे थे, और वहां से फिर जो है महात्मा गांधी का मन या महात्मा गांधी का हाथ जो है पंडित नेहरू के ऊपर रहने लगता है, उनकी छाया उनके ऊपर धीरे धीरे पड़ने लगती है। और आगे देखते हैं कि नेहरू कमेटी 1928 में जो है नेहरू कमेटी बनती है। अब नेहरू कमेटी बनने से पहले थोड़ा सा आप इतिहास को जानें। जब साइमन कमीशन भारत में आता है तो साइमन कमीशन 28 में आता है, 27 में 1927 में बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पता चल जाता है कि साइमन कमीशन भारत आ रहा है। जब तो वहाँ भारत के सचिव थे बर्किन हेड, और उन्होंने कहा था कि भारतीयों से कि अगर आप लोग इतने ही टैलेंटेड हैं, इतने ही विद्वान हैं, तो क्यों नहीं एक भारत के लिए आप संविधान बना लेते। पूरे जो हिंदू सभा महासभा और मुस्लिम लीग सिख महासभा सभी लोग एक होकर के आप एक संविधान बनाएं। तो ये बात जो है सभी दलों को लग गई, और सर्वदलीय बैठक होती है वो दिल्ली में होती है, और सर्वदलीय बैठक M अंसारी की अध्यक्षता में होती है, और जो एक कमेटी बनी उस कमेटी के चेयरमैन बने थे मोतीलाल नेहरू, वही उसको नेहरू कमेटी कहते हैं। और नेहरू कमेटी के माध्यम से डोमेनियन स्टेट मांगा गया था 1928 में, और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी मोतीलाल नेहरू बने थे। जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं और डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं, तब वहां पर जवाहरलाल ने मोतीलाल नेहरू का विरोध किया, और बहुत बड़े पैमाने पर किए। उन्होंने कहा कि हम डोमिनियन स्टेट नहीं, हमको तो स्वराज चाहिए, हमको तो स्वशासन चाहिए, पूर्ण स्वराज हमको चाहिए। और रावी नदी के तट पर 1929 में लाहौर में कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं, और वहां से 12 बजे रात में वो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, और रावी नदी के तट पर ध्वजारोहण भी हुआ था, और एक डेट दी गई थी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और यहीं से जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। और यहीं से जो है जवाहरलाल नेहरू एक उभरते हुए नेता वहां से निकलते हैं। वहां से दो नेता निकलते हैं, वहीं से आपके जो है सरदार पटेल भी जो है उस समय दिग्गज नेता थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार गांधी जी से मेल नहीं खाते थे, इसलिए गांधी जी की छत्र छाया नेहरू के ऊपर पड़ी, और 1930 में पंडित नेहरू वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो जाते हैं। वो भारत में, भारत की राजनीति में काफी सक्रिय हो गए।
और उसके बाद हम लोग देखते हैं 1935 का अधिनियम। जब 1935 का अधिनियम आता है और उस अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांत के जो 11 प्रांत थे उसमें चुनाव होता है, और जब उसमें चुनाव होता है तो 1936 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो बनते हैं पंडित नेहरू। जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो जो प्रांतीय चुनाव होने वाले थे वो सारी जिम्मेदारी, सारा उत्तरदायित्व पंडित नेहरू के कंधों पर था। अगर कांग्रेस प्रांतों में चुनाव हारती तो उनका कद नीचा होता, और चुनाव वो जीत गई तो उनका कद भारत में बहुत व्यापक पैमाने पर फैल गया। उसका कारण ये था कि जब वो चुनाव प्रचार की बात आ रही थी तो वो भारत के गांव-गांव में, शहरों में घूम घूम करके वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, और 8 प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से और 3 प्रांतों में गठबंधन से सरकार बनी थी। और वहीं पर एक नेता और उभरते हैं, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना चूंकि जो चुनाव हुआ था प्रांतीय चुनाव, उसमें इनकी पार्टी कोई किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बना पाई, और जिन्ना एक माना जाना लायक, जिन्ना का भी बहुत ज़्यादा मस्तिष्क था, बहुत ज़्यादा। जैसे मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे, उसी तरीके जिन्ना भी, और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इन दोनों की वकालत उतना नहीं चलती थी। ये लोग सामाजिकता से ज़्यादा जुड़े, राष्ट्रीय आंदोलन में ज़्यादा प्रतिभाग किए थे। जब जिन्ना को लगा कि हमें किसी भी प्रांतों में हमारी सरकार नहीं बनी, तो जिन्ना के मन में सांप्रदायिकता का भाव उपजा और जिन्ना ने द्विराष्ट्र की बात कर दी। और फिर आगे देखते हैं कि प्रांतीय चुनाव में पंडित नेहरू उभर करके दिग्गज लीडर के रूप में आए, और यहीं पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दिग्गज लीडर कांग्रेस के बन गए थे, कद्दावर नेता। लेकिन वो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था, 39 का त्रिपुरी अधिवेशन, उसी से जो है उनके विचार और महात्मा गांधी के विचारों में बहुत ज़्यादा विरोध आ गया, और वहाँ से जो है वो 42 में जो है विदेश चले जाते हैं। इसलिए वो यहाँ की राजनीति से उनका पत्ता जो है कट जाता है, और पंडित नेहरू वो भारतीय राजनीति में छा जाते हैं। 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय किसी अंग्रेज अधिकारी ने महात्मा गांधी से पूछा था कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उस समय खुल करके महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, पंडित नेहरू का नाम ले लिया था कि हमारे उत्तराधिकारी जवाहरलाल होंगे। अब आगे देखते हैं कि अंतरिम सरकार जब बनती है 1946 में, तो उस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे, वो थे पंडित नेहरू, और अध्यक्ष था वायसराय। यहाँ से और छा जाते हैं वो। और 1947 में जब देश आजाद होता है, तब 1947 से 1964 तक पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। लगभग 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इतना बड़ा कार्यकाल, सबसे बड़ा कार्यकाल उनका था। और यहाँ एक बात और नोट कर लें कि माउंटबेटन जब देश की आज़ादी मिल रही थी तो वो बाल्कन प्लान लेकर आया था, कि जैसे बाल्कन प्लान उस कई भागों में बट गया था, तो वो भी कई भागों में देश को बांटना चाह रहा था। इसका विरोध पंडित नेहरू ने खुलकर के किया। अब देखते हैं कि
ये तो राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू की भूमिका रही है। अब नंबर 2 देखते हैं, कांग्रेस में क्या इनकी भूमिका रही। तो कांग्रेस में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस को एकता के सूत्र में बांधे और इतना बड़ा कांग्रेस को विस्तृत कर दिए थे कि उस समय कांग्रेस के मुकाबले अन्य कोई पार्टी भारत में नहीं थी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। इतना बड़ा प्रतिनिधित्व नेहरू ने प्रदान किया था। पीएम के पद के रूप में जो है पंडित नेहरू ने बहुत सारा काम भारत में किए थे। और सबसे पहले जब देश 1947 में आजाद हुआ था, विश्व 2 भागों में बंटा हुआ था, पूंजीवाद और साम्यवाद। दोनों गुटों से अलग नेम जो है गुट निरपेक्षता का सिद्धांत मार्शल टीटो, सुकोण और टीटो इन सब के साथ जो है मिल करके एक गुट निरपेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि नेहरू की थी। और साम्राज्यवाद का विरोध, इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया था, क्योंकि साम्राज्यवाद के तहत भारत को बहुत सारी बातों को, बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा था। और वो अपनी आंखों से पंडित नेहरू ने देखा था, इसलिए साम्राज्यवाद का इन्होंने विरोध किया था। उपनिवेशवाद का भी इन्होंने विरोध किया था। उसका कारण ये था कि कैसे हमारे देश पर ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाकर या अन्य फ्रांसीसी, डच किस तरीके हमारे देश में रहे और देश के धन को लूटे, या ब्रिटेन का कब्जा विश्व के अन्य देशों पर भी रहा। तो इससे जो है उपनिवेशवाद की बुराइयों से जवाहरलाल नेहरू प्रभावित थे। और इस प्रभावित क्या दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था कि कैसे जो है गड़बड़ी उपनिवेशवाद से होती है, इसलिए उपनिवेशवाद का भी उन्होंने विरोध किया था। नस्लवाद का उन्होंने विरोध किया था। वो दक्षिण अफ्रीका या उन सब की घटनाओं को देखे थे और महात्मा गांधी से प्रभावित थे, इसलिए नस्लवाद का भी विरोध पंडित नेहरू ने किया था। समाजवाद से बहुत प्रभावित थे। 1927 में वो रूस की यात्रा किए थे और वहां पर जो साम्यवाद था उसको देखे थे। तो उनके मन में जो है समाजवाद के प्रति जो है अच्छी भावना थी और समाजवाद से प्रभावित हुए थे। पंचशील सिद्धांत, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में पंचशील सिद्धांत है, वह नेहरू की देन है। पंचशील सिद्धांत के तहत जो है भारत चीन का समझौता हुआ था। 1954 में जो है चाओ एंड लाई बांडुंग सम्मेलन हुआ था और बांडुंग सम्मेलन में ये पंचशील सिद्धांत आया था। और 1954 में चाओ एंड लाई भारत आए थे और हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। चूंकि नेहरू विदेश में पढ़े थे, कई देशों का भ्रमण किए थे, इसलिए फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी थी और उनका जो व्यक्तित्व था वो समाजवाद से प्रभावित था। बहुदलीय व्यवस्था, जो भारत और चीन ये दोनों एक साथ आजाद हुए थे, लगभग वही था, लेकिन चीन में जो है चाइना में एक दलीय व्यवस्था थी और भारत में बहुदलीय व्यवस्था जो भारत में आई उसमें पंडित नेहरू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो उनका ये मानना था कि जो डेमोक्रेसी है इसका सही रूप जो है अगर देखा जाए तो वो बहुदलीय व्यवस्था में है। उससे जो है समाज के बहुत सारे लोगों को
प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और वो इससे जो है देश में उत्तरदायित्व की भावना लोगों में ज्यादा है। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार भी पंडित नेहरू की देन है। वो सार्वभौम उस समय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत कई वर्णों में बटा हुआ था, देश जातियों में, तो उन सब को जो है एकता में पिरोने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में जो है यह भी नेहरू की देन थी। और उनकी एक बहुत बड़ी काबिलियत ये थी कि विरोधियों को मिला करके चलते थे, विरोधियों को एकजुटता में, एक भावना में समाहित करते थे। और इसीलिए वो जब उनका पहला जो है कैबिनेट बनती है तो उसमें जो है कानून मंत्री जो है वो B.R. अम्बेडकर को बनाते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। और उसमें जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी शामिल करते हैं। वो उनके व्यक्तित्व की बात है। और 1938 में जब कांग्रेस की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, उसी समय नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी और नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखा जाए तो जब वो प्रधानमंत्री थे तो भारत उन्होंने बहुत सारी चीजें दिया था और वो विदेश में भी घूमे थे। वो है हॉस्पिटल, एम्स की स्थापना पंडित नेहरू ने किया था, IIT की स्थापना उनकी देन है। और भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बड़े बड़े बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, ऐसी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी थी वह बनी थी पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में। स्पेस जो अंतरिक्ष कार्यक्रम बने थे, जो तमाम स्थापित हुए हैं अनुसंधान केंद्र, वह भी उन्हीं की देन है, यह भी उन्हीं की देन है। और जो परमाणु कार्यक्रम बने थे, जो उस समय परमाणु कार्यक्रम जो बने थे वो विद्युत उत्पादन के लिए बने थे। बाद में जो है उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के तहत जो है भारत ने परमाणु बम विस्फोट भी किया था 1974 में, पोखरण परमाणु विस्फोट। और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में स्थापित किए थे। हमारा नया तीर्थ भिलाई में जो लौह इस्पात कारखाना था वह भी पंडित नेहरू की देन है। तो वो ऐसे दूरदृष्टा व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को बहुत सारी चीजें अपने प्रधानमंत्रित्व काल में दिया था। कुछ उनकी आलोचना भी है जिससे जो है भारत में भारत की संप्रभुता, अखंडता में कुछ गड़बड़ी है। जैसे अगर वो चाहते तो उसी समय 1947 में जो है सेना को, हमारी सेना इतनी मजबूत थी, अगर उसको निर्देश दिया गया होता तो जो पीओके का मामला है वहां भारत का सही कब्जा रहता, वो पीओके जो है वो पाकिस्तान के अंदर न रहता। और कश्मीर समस्या भी जो है वो खैर बाद में अभी सुलझ गई, कश्मीर 370 जो हट गया तो उससे सुधार आ गया, लेकिन पीओके तो नहीं आया और वो पीओके जो है आ जाता। यह इनकी फॉरेन पॉलिसी में कमी मानी जाएगी। और 1962 का जो है चाइना वार जो है होता है वह भी इनकी कमी के अंतर्गत आएगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा ये उसको सोचे होते, बढ़िया किए होते तो वो समस्या भी चाइना वाली न आती। और उसी समय
पूर्वोत्तर में जो है वो अलगाववाद, बोडोलैंड और नागा, ये जो समस्याएं आई थी, जो कि नेहरू जी को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा लगे हुए थे और घरेलू समस्याओं में उतना नहीं ध्यान दे पाए थे, तो ये समस्या भी जो है भारत के लिए दुखदाई साबित हुई थी। और आज इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।